हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस चैनल पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के दोनों के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूनिट 1 को हम कंप्लीट इसमें करने जा रहे हैं। यूनिट 1 में टोटल आपके 3 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से 3 चैप्टर हैं। इसमें 3 चैप्टर हैं: अकाउंटिंग, इट्स कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग प्रोसेस। ये 3 चैप्टर आपके इस यूनिट में हैं। इस यूनिट में ये हम तीनों के तीनों लेसन इस यूनिट में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और उसके बाकी की यूनिट जो आपकी ये सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट, ये हम आपकी और भी दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस चैनल पर DUSL से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आने वाली है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल पर नए हो तो। और इसी चैनल पर सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ डिस्कशंस और चैप्टर की समरी और सब कुछ आपको इसी चैनल पर करवाया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले हम लेसन 1 को हम उठाते हैं। लेसन 1 है अकाउंटिंग, इट्स कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। इसका मतलब अकाउंटिंग क्या होती है, इसके कंसेप्ट क्या है और इसकी कन्वेंशन यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज, लिमिटेशन, यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम चलो इसको शुरू करते हैं। ये इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन: बुक कीपिंग may be described as the science of recording transaction in money or money in worth such a manner that any subsequent date their nature and effect may be clearly understood, and that when required is combined statement of the result as may be prepared। इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग एक ऐसी तरह की बुक कीपिंग है जहाँ पे हम अपना कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो मनी की है या बिना मनी की है, उसको हम किसी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और जिसको हम फ्यूचर में देख सकते हैं। ठीक है, ये इसमें डेफिनेशन है। आपको ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सबसे पहले हम इसमें देख लेते डबल एंट्री प्रिंसिपल। डबल एंट्री प्रिंसिपल क्या होते हैं कि भाई अगर कोई भी एंट्री अकाउंट में डाली जाती है तो उसके डबल इफेक्ट होते हैं, उसके 2 एंट्री डलती हैं। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको जरूर करा दूंगा, जो एग्जाम में आएगा। हाँ, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन थ्योरी का एक्सपेक्टेड है। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम अकाउंटिंग के फंक्शन जानते हैं, अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड: बिजनेस ट्रांजैक्शन आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड, क्लासिफाइड एंड अप्रोप्रिएट अकाउंट एंड समराइज इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट। इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग का पहला फंक्शन ये है कि हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से किसी भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। भैया हमें वो प्रॉपर्टी उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उसके जो जो उसका अप्रोप्रिएट अकाउंट है उस अकाउंट में उस एंट्री का डबल इफेक्ट भेजते हैं। इसे कहते हैं मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन हमारी है। उसके बाद सेकंड है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब है अकाउंटिंग इज यूज टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नेट प्रॉफिट, लॉस, एसेट, लायबिलिटी टू बी इंटरेस्टेड पार्टीज। इसका मतलब ये है कि हमारा जो जो फाइनेंशियल रिजल्ट है, अगर हमें अकाउंट बिजनेस में लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, या हमारी कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, इसको हम दूसरों को बता पाते हैं, खुद भी चेक कर पाते हैं कि भाई हमारा कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है अकाउंटिंग के जरिए। ठीक है, तीसरा है मीटिंग लीगल नीड्स द प्रोविजन ऑफ वेरियस लॉ सच एज कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एंड सेल्स एक्ट। इसका मतलब ये है कि भाई जो हमारा फंक्शन ये अकाउंटिंग का, जो भी हमारे लीगल नीड्स हैं यानी कि जो कानूनी रिक्वायरमेंट है भाई, वो भी उसको हम फुलफिल करता है हमारा अकाउंटिंग का। ठीक है भाई, हम कम उसके हिसाब से, लॉ के हिसाब से अपनी बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं कानून के हिसाब से। उसके बाद आ गया फोर्थ, प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट। इसका मतलब है अकाउंटिंग मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ वेरियस असेट एंड थस enables the management to exercise proper control over them with the help of following information regarding them: how much in the balance of cash in hand and how much cash at bank। इसका मतलब ये है कि जो जो हमारे बिजनेस में एसेट है, कैश है या फिर कुछ और है, उनकी क्या कितनी वैल्यू आज बची हुई है, कितने हमें किसी से पैसे लेने हैं, कितने किसी को देने हैं। तो ये है, ये हमारे 4 फंक्शन हैं और भी होंगे। हाँ, ये रहे। फिफ्थ है अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट ऑफ टास्क ऑफ प्लानिंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अकाउंटिंग हमें भाई पहले ही किसी जो फाइनेंशियल है उसको हम प्लान कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी की। ठीक है, उसके बाद है स्टीवार्डशिप। इन द केस ऑफ लिमिटेड कंपनी द मैनेजमेंट इज एंट्रस्टेड विद द रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज, द मैनेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट ट्रू ट्रस्टीज ऑफ द फंड एंड द अकाउंटिंग हेल्प देम टू अचीव द सेम। इसका मतलब ये है कि भाई हमारी जितनी भी अकाउंटिंग की हुई होती है, हमने जो भी हमारे अपने बुक्स मेंटेन की होती है, अकाउंट्स प्रिपेयर किए होते हैं, वो बिल्कुल ट्रू और फेयर व्यू दिखाना चाहिए, और वो हम सिर्फ अकाउंटिंग की वजह से ही दिखा पाएंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका ट्रू ट्रस्टी ऑफ द फंड।
ठीक है। उसके बाद है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटिंग हेल्प इन द कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। दिस वुड हेल्प इन फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल हेड। अकाउंटिंग हमें ये मदद सभी डिपार्टमेंट के प्रॉफिट जाने में भी मदद करता है। ठीक है। उसके बाद आगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में ये हमारे 6 हैं। 6 में असिस्टेंस इज टू मैनेजमेंट। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प द मैनेजमेंट टू प्लान इट्स फ्यूचर एक्टिविटी बाय प्रिपेयरिंग बजट। भाई हमारे अकाउंटिंग की एडवांटेजेस ये हैं कि भाई हम अपने अकाउंटिंग के हिसाब से देख सकते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितनी हमारी सेल्स हैं, कितना प्रोडक्शन है, कितने खर्चे हैं, कितना हमारे पास कैश बचा हुआ है। इस हिसाब से हम आगे फ्यूचर के लिए बजट बना सकेंगे। उसके बाद है रिकॉर्ड रेदर देन मेमोरी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑल डू एनी बिजनेस बाय जस्ट रिमेंबरिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन विच हैव ग्रोन इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ट्रांजेक्शन देयरफॉर मस्ट बी रिकॉर्डेड अर्ली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टू सो दैट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम एंड फ्री फ्रॉम बायस। इसका मतलब ये है कि भाई हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को, किसी भी ट्रांजेक्शन को हम इतना याद नहीं रख सकते, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे तो ये हमें बाद में बिल्कुल अच्छी इन्फॉर्मेशन, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और जो किसी भी बायस से फ्री होता है। इंटर पीरियड कंपैरिजन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन व्हेन रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली कैन बी यूज्ड टू कंपेयर द रिजल्ट ऑफ वन ईयर विद दोज ऑफ प्रीवियस ईयर। जब हम अकाउंटिंग की अपने बुक्स मेंटेन करते हैं, अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो हम अपनी उसको पिछले साल से या दूसरी एंटिटी से उसको कंपेयर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एड इन लीगल मैटर। सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर हमारे पास सिस्टमेटिक अकाउंटिंग मेंटेन होंगी तो हम उसको कभी भी लॉ में या फिर कोर्ट में उसको सबूत के तरीके पे हम उसको दिखा सकते हैं। हेल्प इन टैक्सेशन मैटर। इनकम टैक्स एंड सेल्स एक्ट अथॉरिटी कुड बी कन्विंस्ड अबाउट द टैक्सेबल इनकम और एक्चुअल टर्नओवर सेल्स एज द केस मे बी विद द हेल्प ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड। अगर हमारे बुक्स अच्छे से मेंटेन होंगी तो हम अपना एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल टर्नओवर, हम ये सब कुछ डिसाइड कर पाएंगे और हिसाब से हम अपना टैक्स दे पाएंगे और प्रॉफिट ले पाएंगे। सेल ऑफ अ बिजनेस। In case a sole trader or partnership firm or even by a company wants to sell its business, the accounting information can be utilized to determine proper purchase price. अगर हम अपने बिजनेस को बेचते हैं तो अगर हमारे पास प्रॉपर अकाउंटिंग होगी कि भाई हमारे कितना सेल करके कितना प्रॉफिट कर रखा है, इससे हम अपना बिजनेस भी अच्छा सही दाम पे बेच पाएंगे। ठीक। उसके बाद आएगा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या नुकसान है, ये भी हैं, 6 हैं ये भी। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट दो तीन पढ़ लेते हैं, बाकी आप रीड कर लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स और ट्रांजेक्शन हाउएवर इंपॉर्टेंट दे मेड बी और कंप्लीटेड ओमिटेड। इसका मतलब यह है अकाउंटिंग में सिर्फ हम पैसों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं, बिना पैसों से रिलेटेड हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, जो वो अगर इंपॉर्टेंट भी हैं तो भी रह जाती हैं। Fixed assets are recorded in the accounting record at the original cost, as is the actual amount spent on them plus, of course, an incidental charge. In this way, effect of inflation is not taken into consideration. भाई जब हम कोई भी फिक्स एसेट या फिर हमने ज़मीन ली है या फिर हमने कोई और भी एसेट या फिर हमने संपत्ति खरीदी है, उसमें जो हम ऊपर से दोबारा जो कॉस्ट लगाते हैं, जो मान लो इंस्टॉलेशन का खर्चा या किसी और चीज़ का खर्चा है, उसको इन्फ्लेट नहीं करता, उसको मतलब महंगाई से एडजस्ट नहीं करके लेता अकाउंटिंग में, उसको हम एक्चुअल या एब्सोल्यूट वैल्यू पर हम ही उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये बाकी आप रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका क्या यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र कौन कौन होते हैं, मतलब कौन कौन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं या फिर उनके जानकार कौन है, मतलब कौन कौन उनसे देखना चाहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। क्रेडिटर एंड शॉर्ट टर्म लेंडर। क्रेडिटर और शॉर्ट टर्म लेंडर का मतलब है कि क्रेडिटर जिन जिन ने हमको उधार दे रखी है वो हमारी उसको देखना चाहेंगे, ये हमारी लाइबिलिटी होती है, ये हमारी देखना चाहेंगे भाई बिजनेस की पोजीशन की ये बंदे हमारा प्रॉफिट, मतलब भाई ये बंदे हमारा वो फंड वापस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टर, अगर कोई भी बंदा हमारी कंपनी में या उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो सबसे पहले वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहेगा कि ये प्रॉफिट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हम प्रॉफिट कर रहे होंगे तो ही वो इन्वेस्ट करेगा। ये भी हमारे वो होते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के, हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से ही हमारा प्रॉफिट का पता लगाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म लेंडर, जो हमें लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, वो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जरूर देखना चाहेंगे। मैनेजमेंट भी हमारा देखना जरूर चाहेगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कि भाई ये बंदे प्रॉफिट कर रहे हैं नहीं कर रहे। एम्प्लॉयज़ भी ज़रूर देखने चाहेंगे कि भाई ये बंदे प्रॉफिट कर रहे हैं या कंपनी प्रॉफिट कर रही है नहीं कर रही, भाई उनको सैलरी टाइम पे से ये कंपनी चुका पाएगी नहीं चुका पाएगी। गवर्नमेंट भी हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट को भी टैक्स हमसे कंपनी से लेना होता है। इंडिविजुअल और सोसाइटी भी हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देखना चाहेंगे क्योंकि उनको भी हमारी एंटिटी को देखना है।
ठीक है। रोल ऑफ एआई एंड डाटा एनालिटिक्स इन अकाउंटिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके उसमें नहीं आएगा एग्जाम में। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांच है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग डिजाइन फॉर आउटसाइडर पर्सन अदर देन ओनर एंड मैनेजर इज नोन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड पीरियडिक प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम सच रिकॉर्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो होती है भाई जिसमें हम अपने फाइनेंस को रिकॉर्ड करते हैं, हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद क्या? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट इज़ कंसर्न विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू गाइड द मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर प्लानिंग डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो होती है, इसमें मैं अपने मैनेजमेंट को रिकॉर्ड करते हैं कि हम अपने फ्यूचर प्लानिंग को रिकॉर्ड करते हैं, हमें क्या डिसीजन बनाने हैं, कैसे कंट्रोल करना है, हम कैसे फ्यूचर प्लान बनाने हैं। Cost accounting, it has been developed to ascertain the cost incurred for carrying out of various business activity and help them to management to exercise strict cost control। cost accounting होती है, हमें अपने किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करनी है कि इतने उसका दाम होगा प्रोडक्ट का। Tax accounting, this branch of accounting has grown in response to the difficult tax law such as relating to income tax, sales act, excise duty, custom duty. An accountant is required to be fully aware of various tax legislation। टैक्स अकाउंटिंग होती है, हम अपने टैक्स की अकाउंटिंग करते हैं कि भाई हमने कितना टैक्स पे कर दिया है, कितना हमें पे करना है। सोशल अकाउंटिंग में हम ये सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं कि भाई हमने हमारी कंपनी ने कितनी तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, कि भाई कितना उसने दान किया है, कितना वो उसको पोल्यूशन कर रहा है एनवायरनमेंट को, या फिर जो जो हम सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं या सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, वो भी हमें रिकॉर्ड करना है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इट इज़ कंसर्न विद द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। अकाउंटिंग मेथड आर अप्लाई टू आइडेंटिफाई ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इट्स इवेल्युएशन इज डन इन मनी टर्म्स सो दैट द सोसाइटी माइट जज द टोटल वर्क ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग इट्स नॉन ह्यूमन इन्वेंट एसेट। इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं कितनी हमारे पास एम्प्लॉई है, कितने लेबर हैं, इसमें हम ये सब रिकॉर्ड करते हैं। नेशनल अकाउंटिंग मीन्स द अकाउंटिंग फॉर द नेशन एज अ होल। इट इज़ जनरली नॉट कंसर्न विद द अकाउंटिंग ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस एंटिटी and is not based on generally accepted accounting principle. It has been developed by economists and the statisticians। नेशनल अकाउंटिंग में हमें ये अकाउंट करते हैं कि हम अपने अपने नेशन को, अपने देश को कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे ये वाला टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद आ गया बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमारे इसमें 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम एंट्री को जब रिकॉर्ड करते हैं जब हमें कैश मिल चुका होता है, जब हमें कैश एक्चुअल में मिला है या फिर हमने एक्चुअल में पे किया है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो होती है जिसमें जब हमने एक्चुअल में, जब कोई ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हेल्ड हुई है, मान लो हमने सेल करती उधार पर, तो वो सेल को तभी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, ना कि जब हमें पैसे मिलेंगे। एक्रूअल बेसिस ज़्यादातर फॉलो किया जाता है। मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अंडर दिस मेथड revenue are recognized on a cash basis while the expense are recorded on accrual basis. This purpose is to remain cautious, safe and 100% certain for revenues item and make adequate provision for expense। ये accrual और कैश को मिक्स के हिसाब से अकाउंटिंग की जाती है। उसके बाद आ गया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद असेंशियल फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यहाँ से अगर मुश्किल से कोई थ्योरी बनेगा, अगर कोई बनेगा भी तो ये आपके एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। असेंशियल फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, अकाउंटिंग के जो सिद्धांत हैं उनके क्या क्या असेंशियल फीचर हैं। सबसे पहले है इसमें गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट वो होता है कि हम अपने बिजनेस को, उसी बिजनेस की अकाउंटिंग उसी हिसाब से करेंगे कि जैसे हमें पता है कि भाई ये आगे एंटिटी बिजनेस चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा, इस हिसाब से हम अपनी अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, ये भी एक ऐसा अकाउंटिंग एजम्पशन है, ये भी जो फॉलोड होता है। उसके बाद बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, फॉर अकाउंटिंग पर्पस द बिजनेस इज ट्रीटेड एज कंप्लीट यूनिटी और एन यूनिट सेपरेट फ्रॉम दोज हु ओन इट और गिव क्रेडिट टू इट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है जब जो अपना बिजनेस का सोल प्रोप्राइटर है, जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है, जो भी या फिर बिजनेस का बंदा है, वो उससे बिजनेस से अलग है, इस हिसाब से एंट्री पास की जाएगी। जैसे मान लो बिजनेस ओनर ने बिजनेस में 50 लाख की कैपिटल लगाई है, तो बिजनेस उसको कैपिटल को लाइबिलिटी साइड दिखाएगा, क्योंकि उसको ओनर को 50 लाख रुपए देने हैं। ठीक है भाई, ऐसे बंदा और जो ओनर है और जो बिजनेस है उनको अलग अलग देखा जाएगा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज फैक्ट विच कुड बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। इसमें अकाउंटिंग में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाती हैं जो मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस हो।
नॉन मॉनेटरी आइटम्स यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करी जाती। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द कंसेप्ट। वी रिक्वायर यूज ऑफ दिस रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट फुली वी मस्ट नो मीनिंग ऑफ वर्ड एसेट इक्विटी। एसेट मीन्स द रिसोर्स ओन्ड बाय बिजनेस। इसमें ये बताया गया है कि भाई ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यानी कि एक एंट्री के डबल इफेक्ट होंगे। भाई अगर मान लो कहीं से हमें पैसे मिले हैं तो सबसे पहले हम उसको अपने कैश कैश अकाउंट में दिखाएंगे और अपनी लाइबिलिटी से कम कर लेंगे, और इसमें ये दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन कंसेप्ट, अकाउंटिंग इज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। इट रिकॉर्ड व्हाट वाज हैपेंड, इट डज नॉट एंटिसिपेट इवेंट। तो इट usually record adverse effect of anticipated event that has already taken place. Profit is considered to have been earned on the date in which realized or on date. अगर मान लो हमारे पास कोई एसेट पड़ी है और मान लो उसका हमने 50,000 रुपये में खरीद दिया और वो मार्केट में 60,000 रुपये की बिक रही है, तो वो 10,000 रुपये का प्रॉफिट हम तभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम वो 10,000 का प्रॉफिट तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो एसेट एक्चुअल में सेल की जाएगी, ठीक है। इस वाले पहले 3 चैप्टरों में ऑलमोस्ट थ्योरी ही है, बाकी वाले और जिसमें प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें आपको न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा। ये थ्योरी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल, थ्योरी के 2-4 क्वेश्चन आते हैं बस। आपकी यूनिट 1 ही सही है यहाँ पे आपकी यूनिट 1 ख़त्म होती है, अकाउंटिंग इट्स कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो होते हैं एक तरह के सिद्धांत होते हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके बनाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, काउंसिल द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ASB बोर्ड के साथ मिलके बनाती है, ठीक है। ये एक तरह के रूल होते हैं कि हमें इसी हिसाब से अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। इस चैप्टर से भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा तो प्रैक्टिकल पार्ट आएगा, वो दूसरे चैप्टरों में है। हाँ, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपके। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। इसमें बताया गया कि अकाउंटिंग पॉलिसी को हमको डिस्क्लोजर करना है। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब जो हमारे बिजनेस में हमारी रॉ मटेरियल है, जो हमारा स्टॉक है, उसको कैसे वैल्यू करना है। AS3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी हमें जो हमारे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो उसकी स्टेटमेंट बनानी है। ऐसे ही हमारे पास टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये है ये सभी आपको नहीं पढ़ने हैं, ये आपके सभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये आपकी यूनिट ये वाली भी होती है ख़त्म, वो इम्पोर्टेंट नहीं थी। हाँ, ये वाली आपकी यूनिट है, इम्पोर्टेंट है। ये लेसन नंबर 3 अकाउंटिंग प्रोसेस, इसमें आपका प्रैक्टिकल पार्ट भी है, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस, सबसे पहले इसमें अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? द अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट विद ए क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शन वर सेपरेटेड एंड यूज टू बी डील्ड इन अनदर बुक। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि जो सबसे पहले हम अपने डाटा को क्लासीफाई करते हैं, भाई कौन सी ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट में जाएगी। सबसे पहले हम कैश ट्रांजेक्शन को एक अलग से अकाउंट में भेजते हैं जिसका नाम होता है कैश अकाउंट। हम कैश अकाउंट भी बनाएंगे। Then the transaction relating to credit purchase and credit sale were separated and start to record separately। जो क्रेडिट की सेल है और जो उधार पे बेचा है और जो उधार पे खरीदा है वो अलग अकाउंट में भेजा जाएगा, ठीक है। Subsidiary book can also be termed as books of original entry because transactions are entered in the first instance। Subsidiary book वो होती है जो सबसे पहले एंट्री को रिकॉर्ड करती है ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंटर्ड देयर इन दी फर्स्ट इंस्टेंस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है जहाँ पे सबसे पहले रिकॉर्ड है एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। ये सब्सिडरी बुक हमें बनानी होती है। सब्सिडरी बुक और जर्नल कैन बी क्लासिफाइड। सेल्स बुक में हमने अपना सेल्स का डाटा दिखाते हैं, हमने कितनी सेल्स करी। परचेज बुक में हमने कितनी परचेज करी, ठीक है। उसके बाद परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक, इसका मतलब है कितनी हमने परचेज रिटर्न करी है, जो हमारे पास रिटर्न वापस आई हैं और जो हमने रिटर्न भेजी हैं। सेल्स रिटर्न जो हमारे पास रिटर्न आई है। कैश बुक सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन। बिल्स रिसीवेबल बुक बिल्स, ठीक है। और ये इसके पीछे से इसमें बताया गया है भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है। सब्सिडरी बुक्स वाउचर से रिपोर्ट सपोर्ट की जाती है। वाउचर का मतलब जो हमारे बिल हमें मिला है उसको खरीदने पे और जो बेचने पे हमने वाउचर या फिर क्रेडिट नोट डेबिट नोट ये इशू करे हैं, इनके हिसाब से हमारी सब्सिडरी बुक में एंट्री होती है। प्रमोट डिवीजन ऑफ लेबर, यही सब है इसमें कि भाई हमारी क्लैरिकल लेबर यानी कि भाई हमारी मिस्टेक्स को बचाता है, ये हमारी अकाउंटिंग को ठीक करता है सब्सिडरी बुक से, ठीक है। ये उसमें डाटा होता है हमारी सब्सिडरी बुक में। ओपनिंग एंट्री होती है सबसे पहले, क्लोजिंग एंट्री,
राइटिंग ऑफ बैड डेट का मतलब होता है अगर किसी भी आपने अपने डेटर से आपको पैसे नहीं मिले। डेटर का मतलब है अगर आपने किसी को उधार पे सामान बेच रखा था और वो आपको पैसे देने से मना कर दे। राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, द करेक्शन ऑफ एरर, एडजस्टमेंट एंट्री, कंपाउंड एंट्री, ठीक है। इसका मैं आपको परचेज बुक, ठीक है। परचेज बुक में हमारी सबसे पहले यहाँ से हमारा सब्सिडरी बुक से स्टार्ट होती है, यहाँ प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होता है। इसमें थोड़ी बहुत थ्योरी भी है, मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट भी जरूर कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ दोज कमोडिटी ओनली ऑफ विच द फर्म डील। सबसे पहले ये परचेज बुक में हमारी जो हमने क्रेडिट पे यानी उधार पे जो हमने सामान खरीदा, इसमें सिर्फ वही एंट्री आएंगी जिसमें बिजनेस डील करता है। जो भी हमारा रॉ मटेरियल है या फिर हमने जो चीज़ परचेज करी है वो इस बुक में आएगा, ठीक है। सिर्फ उधार की, जो हमारी अगर हमने कैश पे करी है तो वो कैश अकाउंट में जाएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द परचेज बुक ऑफ मिस आदेश कुमार इन डीलर ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड, ठीक है। 1 सितंबर 1993। सबसे पहले 1 सितंबर का है, बोट फ्रॉम मिस ओम प्रकाश एंड कंपनी 10 उषा डिप्लोमेंट फैंस 200 रुपये पर फैन, 600 फिलिप्स लैंप 2.5 रुपये पर लैंप। इसमें कहा है कि हमने 10 फैन खरीदे हैं 200 रुपये के, ठीक है। और 600 लैंप खरीदे हैं 2.5 रुपये के। सबसे पहले इस एंट्री को 1 सितंबर को रिकॉर्ड करना हमें परचेज बुक में। सबसे पहले इसमें हमारे 4 कॉलम बनते हैं इस परचेज में। सबसे पहले डेट, आपको लिखा के करता हूँ मैं, डेट, ठीक है, पर्टिकुलर्स, उसके बाद ये डिटेल्स और फिर अमाउंट। डिटेल्स में हमने कितने उसका सामान खरीदा, कितनी वैल्यू का, ठीक है। ऐसे ही सबसे पहले हम 1 सितंबर हमने 10 पंखे खरीदे थे, फ़ैन खरीदे थे 200 रुपये के। ऐसे ही हम लिख देंगे यहाँ पे 10 यूशा डिप्लोमेंट फ़ैन 200 रुपये पर फैन, यहाँ पे 2000 हमारा पूरा अमाउंट आ गया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 200 गुना में 10, ठीक है। ऐसे हमारा वो आ जाएगा 2000। ऐसे ही हमने 600 लैंप खरीदे थे फिलिप्स के 2.5 रुपये पर लैंप, 2.5 रुपये का एक लैंप है और 600 हमने खरीदे थे। ऐसे ही इसमें आ गया 600 फिलिप्स लैंप्स 2.5 रुपये का, 600 मल्टीप्लाई 2.5, ऐसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1500 अमाउंट आएगा, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद इन्हें अगली एंट्री पढ़ते हैं। ऐसे ही हमें एंट्री करनी है। सबसे पहले इसमें 4 कॉलम बनेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और फिर आ गया हमारा फाइनल अमाउंट। उसके बाद आएगा पैकिंग चार्ज 100 रुपये। इसी में है, इसी डेट की है, 1 सितंबर की। आप तो देख सकते हो 1 सितंबर की है। पैकिंग चार्ज 100 रुपये, 100 रुपये के पैकिंग चार्ज उसी दिन लगे हैं, तो इसको 100 रुपये उसी में ऐड कर देंगे, 2000 और 1500 रुपये में। ये देखो 100 रुपये इसने पैकिंग चार्ज के यहाँ पे ऐड कर दी है, पैकिंग चार्ज, ठीक है। ये एंट्री हुई। इनको तीनों को ऐड करेंगे हम, 2000 प्लस 1500 प्लस 100, 2000 और 1500 3500 और प्लस 100 3600, ठीक है। उसके बाद हमारी आ गई दूसरी एंट्री 10 सितंबर की। परचेज, हमने क्या क्या खरीदा है, फ्रॉम मिस किरण एंड कंपनी। किससे हमने खरीदा है, मिस किरण एंड कंपनी। उसका सबसे पहले हम जिससे खरीदते हैं सबसे पहले उसका नाम लिख देते हैं। जैसे हमने इस ऊपर वाले में लिखा था, मिस ओम प्रकाशिल एंड कंपनी, ठीक है। जो जिससे हम सबसे पहले सामान खरीदते हैं सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे हम, और उसके बाद फिर हम अपनी ट्रांजैक्शन लिख देंगे, ठीक है। ये याद रहेगा ना। इसमें क्या क्या खरीदा इसने, 3 कैसल फैन 48 इंच 250 रुपये पर फैन। हमने 3 पंखे खरीदे हैं 48 इंच के, 250 रुपये का एक पंखा। 3 खरीदे हैं 250 रुपये का एक पंखा। ऐसे देखो 3 कैसल फैन 48 इंच 250 रुपये पर फैन। ऐसे अगर हम 3 से 250 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 750 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वो करेंगे। उसके बाद अगली एंट्री बढ़ते हैं, 30 बंडल ऑफ पीवीसी वायर 100 रुपये पर बंडल, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट अलाउड 10%। सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को इनको समझ लेते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है तो हम उसको अपने इसमें रिकॉर्ड करेंगे, और कहीं पे अगर कैश डिस्काउंट दिया तो हम उसको अपने अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट आपके क्वेश्चन में दिख रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे अकाउंट में माइनस करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसको करेंगे 30 बंडल ऑफ पीवीसी वायर 100 रुपये पर बंडल। हमने 30 बंडल खरीदे हैं और 100 रुपये का एक बंडल है, यानी 30 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो 30 बंडल खरीदे हैं हमने 100 रुपये के, 30 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें डिस्काउंट भी मिला हमको। कितना डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड 10%, 10% का हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है। इसमें से हम माइनस कर देंगे 3000 और 750 को ऐड करेंगे 3750, इसका 10% करेंगे 375। इसमें से माइनस करके यहाँ पे हम अपना फाइनल अमाउंट लिख देंगे लास्ट वाले अमाउंट, लास्ट वाले कॉलम में, अमाउंट वाले में, ठीक है। उसके बाद हमने और भी कुछ खरीदा,
परचेज फ्रॉम मिस आनंद एंड ब्रदर्स। देखो अब नए हमने किसी और से खरीदा है, ये देखो। अब अभी इसका नाम लिख देंगे मिस आनंद एंड ब्रदर्स। देखना आप यहाँ पे नाम लिख दिया होगा मिस आनंद एंड कंपनी। ये देखो इसने यहाँ पे नाम लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या क्या खरीदा इनसे। परचेज फ्रॉम मिस आनंद ब्रदर 10 इमर्जन हीटर 30 रुपये ईच। हमने 10 हीटर खरीदे हैं 30 रुपये के। 10 इमर्जन हीटर्स 30 रुपये ईच, 300 रुपये, ठीक है। उसके बाद है हमारा 4 टेबल लैंप अशोक से 25 रुपये के। ये देखना 4 टेबल लैंप 25 रुपये के अशोक से, 100 रुपये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही ये हो गया। फिर अब हम फाइनल जो हमारी बिल्कुल ये हमारी परचेज बुक बनी है, अब हम इन तीनों का टोटल कर देंगे। जो हम तीनों का टोटल करेंगे तो हमारा यहाँ पे 7,375 रुपये आएगा, ठीक है। इनका तीनों का ऐड करना है, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन है। इसमें आप बस ये याद रखना जो जो हमारे जिससे हम खरीद रहे हैं सबसे पहले उसका नाम, और जो जो खरीद रहे हैं उसका नाम, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और फाइनल अमाउंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसमें 4 ही कॉलम देंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और फिर अमाउंट, ठीक है। ऐसे ही हमारी सेल्स बुक होती है, ऐसे ही सेम हमारी सेल्स बुक होती है, बिल्कुल सेम। डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, ठीक है। उसमें ऐसे ही कर लेना, डेट लिख देंगे सबसे पहले September 3 यहाँ पे लिख दी। उसके बाद सोल्ड टू मिसिस सत्या प्रकाश एंड कंपनी, यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे जिसको हमने बेचा। देखो यहाँ पे लिख दिया इसने मिसिस सत्या प्रकाश एंड कंपनी। क्या क्या बेचा है इसमें, 10 किलो ऑफ टी एट 22 रुपये 22.50 पर केजी। देखना इसने भी कर दिया। 10 kg ऑफ 22.5 पर केजी 225। ऐसे ही ट्रेड डिस्काउंट इसने माइनस कर दिया है। ऐसे ही है ये, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट द ट्रेड डिस्काउंट ऑफ सेलिंग प्राइस शेयर शुड बी डिडक्टेड ऑन द इनवॉइस ऑन द नेट सेल कैरिड आउट एंड पोस्ट इनटू लेजर ओनली। जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है इसे हम इसको लेजर अकाउंट में भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जो हमारा कैश डिस्काउंट होता है उसको हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। ऐसे ही हमारी परचेज रिटर्न एंड सेल परचेज रिटर्न बुक है, बिल्कुल सेम है, सेम प्रोसीजर है। ट्रेड डिस्काउंट होगा तो हम उसको माइनस कर देंगे, और क्या क्या रिटर्न आया है वही सेम फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल, अमाउंट, ठीक है। ऐसे ही हमारी सेल्स रिटर्न बुक है, बिल्कुल सेम है। ये प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है आपका, यहाँ से एग्जाम में न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है। उसके बाद क्या बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा शायद। कैश बुक आपके उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ ये इलस्ट्रेशन नंबर है। अब उसके बाद आगे हम अब कैश बुक पे आते हैं। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद आते हैं हम कैश बुक पे, ठीक है। जो हमारी कैश बुक में हमारे ये हमारा एक एसेट अकाउंट होता है, इसमें हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड के सेम अमाउंट बनते हैं। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इधर ही ऐसे भी क्रेडिट साइड भी डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। और ऐसे ही डेबिट साइड डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। देखो सबसे पहले हम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमें इसमें जनरल एंट्री पास करनी होती है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का मतलब है कि हम अपने बिजनेस में पैसा लगाया और हमने कैश अकाउंट खोला है। कैश अकाउंट खोला है तो हमारी एसेट बढ़ी है, तो हम इसको डेबिट कर देंगे 10,000 रुपये से। किस नाम से? टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में कैपिटल जाती है ना, देखना सबसे पहले 1 जून को हमने टू कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये। ऐसे ही पेड फॉर परचेजेज का मतलब हमारे पास से कैश गया है तो हमारी एसेट कम हुई है, यानी कि इधर से कम हुआ है, तो क्रेडिट साइड हम कैश बुक को कम कर देंगे। अब सिंपल सा एक रूल याद रखना, अगर हमारे पास पैसा आया है तो डेबिट साइड कर देना, ठीक है। अगर हमारे पास से पैसा गया है तो क्रेडिट साइड कर देना, बस। उसी जिस हिसाब से हमने वो करा है उस हिसाब से एंट्री डाल देना। देखा जैसे रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल में सेल करा है तो हमें कैश मिला है कितना, 3200 रुपये। अगर 3200 रुपये मिले हैं तो इसको डेबिट कर देना। देखो 3200 रुपये इसने डेबिट कर दिए टू सेल्स के नाम के। बस सिंपल इसमें कैश अकाउंट में कैश बुक में ये याद रखना कि अगर हमें पैसा मिलेगा तो डेबिट कैश बुक में, और पैसा जाएगा तो क्रेडिट, ठीक है। सिंपल है, अब इसमें कर लेना। और जो लास्ट में बैलेंस बचेगा इधर बैलेंस बच जाएगा इनको टोटल करके, और फिर उसका जो बैलेंस बचेगा उधर बैलेंस कैरी डाउन लिख देना। कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, इसमें कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम भी आ जाता है। अगर हमारे को डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट का अलग से वो बन जाता है। ये देखो इसमें इसने बना रखा है डिस्काउंट का
डिस्काउंट का अलग से कॉलम इसने बना रखा है। इसमें सेम बिल्कुल सेम फंडा इसमें है, अगर हमारे पास पे कैश आएगा तो डेबिट होगा, कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा। ऐसे ही अगर कोई डिस्काउंट है उसको हम डिस्काउंट अगर हमने दिया है, अगर डिस्काउंट हमने दिया है तो ये हमारा खर्चा हो जाएगा, खर्चे को हम करेंगे डेबिट, ठीक है। और हमारा अगर डिस्काउंट हमें मिला है और ये हमारा जाएगा फ़ायदा, अगर हमें डिस्काउंट मिला है फ़ायदा होगा तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, इसमें उल्टा होता है डिस्काउंट में, ठीक है। ये पे आप कर लेना, क्वेश्चन पढ़ लेना, इजी है ये भी, बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह। इसमें बेस्ट डिस्काउंट है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इसमें ट्रिपल कॉलम आ गए, ठीक है। उसके बाद आगे पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक में बहुत सारे, जैसे सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इसमें डेट पर्टिकुलर, इसका बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है इसे। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे डेट पर्टिकुलर्स, उसके बाद जो जो हमारे खर्चे करे हैं, जो जो हमने खर्चे करे हैं उनके अलग अलग से कॉलम बना लेंगे। मान लो हमारे पास सबसे पहले, मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ छोटा सा। मान लो डेट 1 तारीख को, ठीक है। उसके बाद हमने पर्टिकुलर हमारे पास है, मान लो ओपनिंग बैलेंस पड़ा था हमारे पास 1000 रुपये का, ठीक है। और मान लो हमने सेल कर दी 500 रुपये की, 500 रुपये की, यानी हमारे पास बैलेंस हो गया कितना, 1500 रुपये, ठीक है। डेटर से भी कुछ अमाउंट मिलेगा। और हमने मान लो रेंट पे कर दिया 600 रुपये। इधर है जो जो हमें खर्चा दे रखा होगा क्वेश्चन में, वो हमें ऐसे ऐसे भरते चले जाना है, जो जो खर्चे होंगे ना उसके हमें कॉलम बनाते चले जाना है, और फिर ऐसे ही उसको कर देना, फिल कर देना है, ठीक है। ये देखो पैटी कैश बुक का ये हमारे पास क्वेश्चन है। जो ओपनिंग बैलेंस होगा सबसे पहले उसको ओपनिंग बैलेंस लिख देना, अगर नहीं है तो मत लिखना, ठीक है। और उसके बाद जो जो हमारे खर्चे हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ परचेज पोस्टेज स्टैंप, पोस्टेज स्टैंप के लिए हमने इसमें सॉल्यूशन दे रखा है। देखो पोस्टेज, सबसे पहले देखो ओपनिंग बैलेंस है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दो, फिर उसके देखो पाई पोस्टेज स्टैंप, हमने पोस्टेज स्टैंप में 10 रुपये का खर्चा कराया, फिर इस अमाउंट में लिख दिया 10 में, एक ही आगे बनेगा टोटल का अमाउंट, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, ये भी ईजी है। यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। तो अगर आपको उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। आगे वाले पार्ट इससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, मैं वहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस चैनल पर बिल्कुल आपको प्योर अच्छा कंटेंट मिलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके लिए ही वीडियो बनाई जा रही है, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा बहुत ही अच्छे वे में, जहाँ से आप एग्ज़ाम पास कर सकोगे। और आपके लिए PYQ सीरीज़ भी लाऊंगा मैं, आपके एग्ज़ाम से एक दिन पहले PYQ डिस्कशन भी करूँगा, वहाँ से आप 100% श्योर है कि आप पास हो जाओगे, बल्कि अच्छी CGPA भी आएगी। थैंक यू, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।